जल्दबाजी दिखाई। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। यह हमारा जो शाम का 7 बजे का क्लास होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इसमें हम लोग अलग अलग विषयों पे चर्चा करते हैं जो हमारा प्रैक्टिस को बढ़ाता है। और आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इतने सालों से जुड़े हुए हैं और इस शाम के 7 बजे के प्रोग्राम को बहुत ज्यादा उत्कृष्ट प्रोत्साहन दे रहे हैं, जिससे आप लोग का भी प्रैक्टिस बढ़ रहा है और आयुष दर्पण का भी नाम सब जगह हो रहा है। और आयुष दर्पण प्लेटफॉर्म जो है, यहाँ पर केवल ज्ञान की बातें होती है और कोई फालतू बात नहीं होती। तो मैं आज न त्रिदोष सिद्धांत, उस पर मैं कुछ और डीपली कुछ बताने के लिए आया हूँ। इस जो भी मैं आज पढ़ा रहा हूँ, इसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को लेक्चर के बाद मिल जाएगा। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, ये एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े आयुर्वेद के चिकित्सक थे और वो अध्यापक भी थे। उनका नाम था महर्षि गुरुवर्य मामा गोखले। तो उनके जो लेख हैं उससे मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा पढ़ाई नहीं है। उन्होंने जो रिसर्च करके जो भी चीज बताया है चरक सुश्रुत वाग्भट का, तो उनका जो विचार है वो मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, लेकिन हिंदी में कर रहा हूँ। उनका जो पुस्तक है वो मराठी में, मैं मराठी देखूंगा और हिंदी में आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग सुनिए। तो जो मामा गोखले जो थे ना, वो बहुत ही अच्छे अध्यापक थे और निष्णात चिकित्सक भी थे। इसके साथ भी वो चिंतक भी थे। हर चीज को, वो तत्व को चिंतन करके और उसको अच्छे से इलैबोरेट करते थे। तो उन्होंने जो त्रिदोष सिद्धांत है उसको बहुत ज्यादा अच्छे से त्रिदोष का टाइप, 5 टाइप ही क्यों है, वात के 5 प्रकार ही क्यों है, पित्त के 5 प्रकार ही क्यों है और कफ के 5 प्रकार ही क्यों है, इस पर हम लोगों ने तो बस पढ़ा है कि प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, अपान वायु, ये हमने पढ़ा है 5 वायु। लेकिन ये 5 ही क्यों है और इनका क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, इसको अच्छे से इन्होंने इलेबोरेट किया। जो अभी लेक्चर हो रहा है उसको आप सुनिए, और जब पीडीएफ मिल जाएगा तो आप लोग भी सोचिएगा कि ये जो भी अपने ऋषि मुनि लोगों ने लिखा है, 5 वायु, 5 पित्त, 5 कफ, तो उसका क्या सिद्धांत है, मैं आप लोगों को जो भी है वो मैं बता देता हूँ। और उसके बाद में आप लोग चिंतन करके आप लोग भी बताइएगा, और कोई भी आप लोग को डाउट होगा तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो त्रिदोष के जो हम लोग ने टाइप देखे हैं, तीनों दोष, वात पित्त कफ, आयुर्वेद पूरा इसी पे बेस्ड है। 3 दोष हैं, वात पित्त कफ। तो आचार्य लोगों ने क्या किया है कि वात पित्त कफ के तीनों दोषों के 5-5 प्रकार बताए हैं। ये शुरुआत से ही शास्त्रकारों ने बताए हैं। चरक में अगर हम लोग देखेंगे, चरक संहिता में प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु और अपान वायु,
ये 5 प्रकार का वात के प्रकार का उल्लेख मिलता है, परंतु पित्त और कफ के प्रकार का चरक में उल्लेख जो भी है उपलब्ध नहीं है। हो सकता है पहले उपलब्ध होगा चरक संहिता में, लेकिन जो हमारे पास चरक संहिता मिली है उसमें ये पित्त के 5 प्रकार, कफ के 5 प्रकार नहीं है, केवल वायु के 5 प्रकार चरक संहिता में उपलब्ध है। और जब चरकाचार्य जी प्रमेह की संप्राप्ति बताते हैं तो उन्होंने क्लेदक कफ का व्याधि नहीं बताया है, जबकि वो क्लेदक कफ का व्याधि उन्होंने बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेषा ऐसे स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। चरक के बाद जब चरक संहिता लिखने के बाद जब सुश्रुत संहिता लिखा गया तो उसमें वात के 5 प्रकार तो लिखे गए, उसके बाद में पित्त के 5 प्रकार भी लिखे गए, और साथ में उन्होंने मतलब अग्नि का इसमें संयोग डाल के पित्त के प्रकार बताए। तो जैसे पाचक अग्नि, पाचक पित्त की अग्नि पाचक अग्नि, साधक पित्त की अग्नि साधक अग्नि, भ्राजक पित्त की अग्नि भ्राजक अग्नि, रंजक पित्त की अग्नि रंजक अग्नि, आलोचक पित्त की अग्नि आलोचक अग्नि। इस तरह से अग्नि का कॉन्सेप्ट उन्होंने बहुत अच्छे से इलाबोरेट किया सुश्रुत संहिता में। सुश्रुत संहिता में फिर कफ का 5 प्रकार नहीं बताया, लेकिन उन्होंने माना है कि मतलब ये कफ इस तरह से होता है, लेकिन 5 प्रकार का उल्लेख नहीं किया। उसके बाद में बृहत्त्रयी के बाद में जब ग्रंथ लिखा गया अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह, तो उसमें कफ दोष का 5 प्रकार का उल्लेख किया गया है। और इसमें अच्छे से मतलब अष्टांग हृदय नाम का जो ग्रंथ वाग्भट संहिता जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें अच्छे से विस्तार से वात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है, इन दोनों के इन तीनों दोषों के नाम लिखे हैं, फिर इनके टाइप्स लिखे हैं, स्थान लिखे हैं और कर्म लिखे हैं। जो हम दोष भेदी अध्याय पढ़ते हैं उसमें अच्छे से इलेबोरेट किया गया है। अष्टांग संग्रह में तो विविध प्रकार के जो दोषों से व्याधियां होती हैं उसका और इलेबोरेट किया है कि जैसे प्राण वायु से व्याधियां होती है तो कौन सी व्याधि होती है, फिर उदान वायु से व्याधियां होती है तो कौन सी व्याधियां होती है, समान से होती है, तो मतलब इन्होंने इतना और ज्यादा अच्छे से सिंप्लीफाई करके दे दिया। जब हम आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत देखते हैं तो मूलभूत सिद्धांत में त्रिदोष का हमें और रिसर्च करने का कार्य करना चाहिए कि ये त्रिदोष ही क्यों बताए, 3 दोष ही क्यों बताए, वात पित्त कफ ये ही क्यों बताए। तो ये जो हम स्पष्टीकरण अगर मांगेंगे तो ग्रंथों में नहीं मिलता है, क्योंकि उस टाइम पे वो प्रचलन था और वो संस्कृत में लिख दिया गया है। लेकिन आज के जमाने में जब दुनिया बदल गई है, पूरा मॉडर्न जमाना आ गया है, तो लोग पूछेंगे ना कि आयुर्वेद में वात पित्त कफ ये 3 दोष ही क्यों बताए हैं। तो सुश्रुत संहिता ने बताया है कि दोष प्रकार करने का वर्णन करते समय सुश्रुत संहिता बोलते हैं कि नाम स्थान क्रियामय ही, मतलब नाम भेद से, स्थान भेद से और क्रिया भेद से और रोग भेद से इनका नाम रखा गया है। जैसे कि हम गंगा नदी को देखते हैं तो गंगा नदी जब नहीं होता है, उनका नाम भागीरथी होता है, अलकनंदा होता है, अलग अलग नाम रहता है, और बाद में वो जब मैदानी एरिया में आती है तब उनका गंगा नदी रहता है। तो और बाद में वो बंगाल में जाती हैं तो अलग नाम रहता है, बांग्लादेश में जाती हैं तो अलग नाम होता है, लेकिन नदी तो गंगा नदी ही है। तो मतलब इसी तरह से नाम भेद से अलग है दोषों का नाम, स्थान भेद से, स्थान के हिसाब से, कर्म भेद से और रोग भेद से इसका अर्थ, इसका अलग अलग नामकरण हुआ है। अब पूरे शरीर में हम देखेंगे तो पित्त सब जगह है, लेकिन पाचक अग्नि, पाचक पित्त वो केवल डाइजेशन का काम करता है। आलोचक पित्त है वो आंखों में देखने का कार्य करता है। भ्राजक भ्राजक पित्त है वो शरीर में कलर। हाँ, तो ये जो नाम भेद, स्थान भेद और कर्म भेद से और रोग भेद से अलग अलग इन्होंने नाम रखे। रोग भेद मतलब कौन सी व्याधि, अब प्राण वायु की विकृति से क्या व्याधियां होती है, अपनी ज्ञानेन्द्रिया जब विकृत होने लगते हैं प्राण वायु की दृष्टि होती है। अपान वायु के जितने भी हैं, अपान वायु के कर्म अगर बिगड़ जाते हैं तो अपान की दृष्टि होकर वो व्याधि होती है। तो इसीलिए स्थान भेद से प्रकार है, और फिर ये कर्म भेद से, नाम भेद से, रोग भेद से अलग अलग नाम है। उसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो अगर हम स्थान भेद को ही पकड़ लें कि केवल स्थान भेद से नाम है, तो ऐसा भी हम लोग नहीं कह सकते हैं। अगर स्थान भेद से देखें तो उर स्थान जो है, उर स्थान में प्राण वायु भी है,
उदान वायु भी है, व्यान वायु भी है। तो उरस स्थान में 3 वायु है, तो हम इनको 3 वायु क्यों बोलते हैं? प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु। हाँ, तो उसका एक तो डायरेक्शन अलग है। प्राण वायु किस तरह से ऊपर से नीचे जाता है, उदान वायु नीचे से ऊपर जाता है, व्यान वायु पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो एक तो इनका कर्म भेद हो गया। स्थान भेद, तो स्थान अगर सेम है तब भी इनका कर्म भेद है। नाम भेद तो उन्होंने दे दिया कि अलग अलग नाम है, लेकिन रोग भेद से एक ही चीज, उनका कर्म किस तरह से हो रहा है और वो अगर विकृत होते हैं तो किस तरह से रोग उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इनका नाम दिया गया है। उसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे कि वात व्याधि में आवृत तत्व नाम का एक अलग प्रकार बताया है, आवरण जन्य संप्राप्ति। तो वहां पे परस्परा आवृत तत्व, ये एक अलग कॉन्सेप्ट बताया है। तो जैसे कि आचार्य ने चरक संहिता में चरकाचार्य जी ने बोला है कि प्राणावृत उदान, प्राणावृत अपान, ये वर्णन किया गया है। तो प्राण वायु अपना स्थान छोड़ के उदान के क्षेत्र में जाता है, तो तब वहां पे प्राणावृत उदान हो जाता है। मैं फिर से बोलता हूँ, प्राण वायु जो है अपना स्थान छोड़ के उदान के क्षेत्र में चला जाता है और जो व्याधि उत्पन्न करता है, जो लक्षण उत्पन्न करता है, तब हम उसको प्राणावृत उदान बोलते हैं। तो इससे हमें स्पष्टीकरण होता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं स्थान चेंज होने से ये व्याधियां हो जाती हैं। और उसी तरह से स्थान भेद से अगर हम लोग देखें कि टाइप है, तो वहां पर भी कुछ कुछ ऐसी चीज आती है कि प्राण उदान के क्षेत्र में गया तो प्राण को उदानत्व प्राप्त हो गया क्या, ऐसा फिर सोचना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर स्थान भेद से इन्होंने अलग अलग अपने वायु के टाइप बोले हैं, यह स्पष्ट नहीं होता है। कर्म भेद से अगर हम लोग देखेंगे तब भी बहुत ज्यादा अड़चन उत्पन्न होता है। 5 कर्म अगर हम देखें तो 5 बार ऐसी स्थिति होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बताते हैं कि जब उदान वायु के लिए बोल रहे हैं कि वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृति, क्रिया, मतलब बोलने का वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण और स्मृति, यह सब उदान वायु के है। तो अगर हम लोग ये देखेंगे कि जो स्थिति नाम भेद से है, स्थान भेद से है, कर्म भेद से है, तो उसी तरह से आश्रय भेद से भी रोग होने का रहता है। जब हम लोग बोलेंगे कि 5 व्याधि 5 भेद, तो ऐसा हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर और भी यहाँ पे दोष दुष्य समूर्छना हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे कर्म भेद, रोग भेद, स्थान भेद, नाम भेद, इनसे ये अलग अलग 5 प्रकार के नाम बताए हैं। अब ये जो हमारे मामा गोखले जी थे, आचार्य गुरुवर्य, इन्होंने और इसको अच्छे से बहुत ज्यादा चिंतन करके इसको बताया कि नाम भेद से 5 वायु है, नाम भेद से 5 नाम भेद मतलब अलग अलग उन्होंने संज्ञा दी है। तो 5 पित्त है, 5 कफ है, फिर स्थान भेद से, कर्म भेद से और रोग भेद से ये 5 वायु है। लेकिन ये तो एक मतलब टीकाकारों ने ये चीज बताई, स्थान भेद, नाम भेद, चक्रपाणी और गंगाधर लोगों ने ऐसा बताया। लेकिन जो मामा गोखले जी थे, उन्होंने बोला कि नहीं, इसको और सूक्ष्म अभ्यास करके हम इसको बताएंगे कि इसको 5 वायु क्यों बोला है, 5 पित्त क्यों बोला है, 5 कफ क्यों बोला है, इसको पंच महाभूत के हिसाब से देखना चाहिए, तो हमें और स्पष्टीकरण मिल जाता है। तो उन्होंने, क्योंकि उन्होंने बोला है कि आयुर्वेद के सिद्धांत कैसा है कि सभी कार्य द्रव्य जो है वो पंच महाभूतात्मक है। सर्वम द्रव्यम पांच भौतिक अस्मिन अर्थे। तो मतलब वात पित्त कफ में भी पांच भौतिकत्व है। जो पूरा संसार 5 भौतिक तत्वों से बना हुआ है, कार्य द्रव्य, तो क्यों ना हम वायु को भी 5 भौतिक दृष्टिकोण से देखें, 5 टाइप, और पित्त को भी देखें और कफ को भी देखें। तो उन्होंने बोला है कि उसके पहले इन्होंने कुछ और भी चीज बोला है, मैं आगे और बता रहा हूँ। तो वात पित्त कफ जब त्रिदोष में 5 भौतिकत्व है, तो वायु में वायु और आकाश, ये महाभूत का आधिक्य होता है। पित्त दोष में अग्नि महाभूत का आधिक्य होता है। कफ दोष में पृथ्वी और आप महाभूत का आधिक्य होता है। यह क्लियरली हमें मालूम है। मैं फिर से बोलता हूँ, वायु में वायु और आकाश रहता है, पित्त में अग्नि महाभूत, तेज महाभूत रहता है, और अगर हम लोग कफ में देखेंगे तो पृथ्वी और जल, यह महाभूत का आधिक्य होता है। यह स्पष्टीकरण हमें मालूम है, सभी लोगों को यह पढ़ाया गया है। तो फिर हम तरतम भाव से अगर विचार करें कि ये 5 प्रकार जो बताए हैं, वायु दोष है, इसमें वायु और आकाश तत्व है, ठीक है, लेकिन हम तरतम भाव से देखें कि प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, तब हम लोग क्या सोचेंगे? तो इसको और अच्छे से इलेबोरेट करके और अभ्यास करके देखते हैं, तो हमें और कुछ पता चलता है कि कर्म से हम लोग इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि शास्त्रकारों ने क्या बोला है, कर्म भिस्तु अनुमीयन्ते नाना द्रव्याश्रिता गुणा, मतलब कर्म से हम लोग
अनुमान करते हैं कि अलग अलग द्रव्यों में अलग अलग गुण हैं। तो त्रिदोष को उनके जो 5 टाइप है उसको भी हमें और अच्छे से उसको 5 भौतिकत्व से तीनों दोषों को और समझना चाहिए। फिर विविध दोष प्रकार अगर हम लोग देखते हैं तो अष्टांग हृदयकार जी हैं जो वाग्भट है, उन्होंने कहा है कि और विचार हमें करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि चरक संहिता पे और सुश्रुत संहिता का सारांश भाग वाग्भट ने और अच्छे से इलेबोरेट किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कास व्याधि देखेंगे तो कास की चिकित्सा अगर हम लोग देखेंगे तो वाग्भटाचार्य जी ने अब चरक में उतना अच्छे से स्पष्टीकरण नहीं दिया। चरक में बोला है कि वात पित्त कफ के हैं और उसके बाद में आप ये दोष ये शोधन कराइए, ये शमन कराइए और इस तरह से, और फिर बहुत सारे योग बता दिए। लेकिन वाग्भट संहिता में आप लोग देखेंगे तो उन्होंने अलग अलग कंडीशन में कास की चिकित्सा बताई है। जैसे सकफ कास, मतलब कास कफ वाला कास है तो उसकी ये चिकित्सा है, सूखा खांसी है तो उसके लिए ये चिकित्सा है, अगर सूखा खांसी के साथ ये लक्षण है तो ये चिकित्सा है। तो इसका मतलब है कि हम लोग भी हमें भी परमिशन मिला है कि हम तीनों दोषों को और अच्छे से एलेबोरेट करके पढ़ सकते हैं। अब इसी को देखते हुए देखते हैं कि उदान वायु का जब कर्म देखते हैं तो वाक प्रवृत्ति प्रयत्नोर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया, जब वाग्भट जी ने कहा है तो कर्म का विचार करते हैं कि उदान वायु का कौन सा गुण यहाँ पे रहता है। अब जब हम वायु का गुण देखते हैं कि तत्रुक्ष लघु शीता सूक्ष्म चलो नीला, तत्रुक्ष लघु शीता खरा सूक्ष्म चलो नीला, जब ये बताया है तो उसमें उदान वायु का कौन सा गुण प्रकर्ष रूप से दिखता है। तो हम लोग जब रिसर्च करते हैं पढ़ते हैं तो उदान वायु शीत गुण प्रधान वायु है, उदान वायु। और जो कर्म दिखते हैं कि मतलब वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया, तो शीत गुण से ये होने वाली सारी क्रियाएं हैं, ऊर्जा मिलना, प्रयत्न होना, वाक प्रवृत्ति, ये शीत गुण से मिलने वाला है। या अगर हम उष्ण गुण से बोलेंगे तो नहीं होगा, और दूसरे रुक्ष गुण से देखेंगे तो नहीं होगा। वायु के गुण पर बस कंसंट्रेट करिए। तो वायु का गुण क्या है? रुक्ष लघु शीत सूक्ष्म खर सूक्ष्म चल, तो उसमें शीत गुण जो है वह उदान वायु में रहता है। तो इसका मतलब शीत गुण से वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति यह क्रियाएं हो रही हैं। मैं आपको ये पीडीएफ दे रहा हूं तो आप लोग और इस पे सोचिए कि जो ये आचार्य गोखले जी ने बताया है वह सच बात है कि नहीं, आप लोग इसको सोचिए। उसी तरह से हमें ये पता चलता है कि शीत ऋतु में यह अभी जो ठंडी का सीजन है इसमें सारे कर्म जो है उत्तम तरह से दिखाई देते हैं। इसीलिए जैसे कि अभी अग्नि बहुत प्रदीप्त है हेमंत ऋतु शिशिर ऋतु में, तो वाक प्रवृत्ति अग्नि प्रदीप्त है तो वाक प्रवृत्ति भी अच्छी रहती है, क्योंकि और बल भी है, वर्ण भी है, स्मृति क्रिया भी और ऊर्जा भी, यह अभी हेमंत ऋतु शिशिर ऋतु में। तो उदान वायु का कार्य यहाँ पे प्रकर्ष रूप से दिखाई दे रहा है। ठीक है, इससे कोरिलेट किया गया। उसी तरह से जितनी उष्णता बढ़ेगा उतना ये कर्मों का ह्रास होगा। जैसे कि गर्मी का सीजन आएगा तो ऊर्जा बल वर्ण ग्रीष्म ऋतु में कम होने लगता है, प्रयत्न भी कम होने लगता है क्योंकि इतना पसीना आता है, ये आप लोगों को मालूम है। और हम लोग बोलते हैं कि इसलिए शीतल ऋतु रहती है, वहां पे बल बढ़ता है, इंसान की ताकत बढ़ती है, कोई भी चीज नया ग्रोथ होता है शीतल ऋतु में। गर्मी में वो कम होता है क्योंकि पूरा शरीर का स्नेहांश कम हो जाता है, रुक्षता बढ़ती है, उष्णता बढ़ती है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। शीत प्रदेश में रहने वाले लोग जो हैं, या तो आप पहाड़ों के लोग देखिए या फिर हम लोग वहां के लोग देखते हैं, अमेरिका जो नॉर्थ पोल के एरिया के लोग रहते हैं, यूरोप के कंट्री के, तो वो लोग बहुत ज्यादा बलवान रहते हैं, गोरे रहते हैं। आप लोग यूरोपियन लोगों को देखिए वो कितने बलवान रहते हैं क्योंकि शीत प्रदेश में रहते हैं। और जो उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में रहते हैं वह उतने गोरे नहीं रहते, वो काले रहते हैं। साउथ अफ्रीका के लोगों को देखिए वो कितने काले रहते हैं। तो मतलब शीत चीज जो है वह बल वर्ण स्मृति क्रिया जब बोला है, उदान का कार्य ज्यादा मिलता है। तो जहाँ शीतल ऋतु रहती है वहां पे गोरे लोग रहते हैं, बलवान रहते हैं। और उष्ण कटिबंधीय वाले लोग जो रहते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा ड्राइनेस है तो उन लोग का आयु भी कम रहता है। जहाँ पे शीत वाले लोग रहते हैं उनका आयु बहुत ज्यादा रहता है, उनकी आंखें अच्छी रहती है, उनकी इंद्रियां अच्छी रहती है, उनका क्योंकि अग्नि अच्छा है वहां पे। तो कहीं ना कहीं शीत का और उदान वायु के सारे जो बताए वाक प्रवृत्ति प्रयत्नों बल वर्ण स्मृति क्रिया, यह ज्यादा अच्छा हमें शीतता की वजह से दिखाई देता है। तो ये हमें संबंध समझ आ गया। फिर उसके बाद में शीत गुण जो है वह हम अगर और महाभूत के हिसाब से देखें तो शीत गुण है वो जल महाभूत का गुण है। तो उदान में वायु का
महाभूत है तो इसमें जल महाभूत का है, उदान में वायु का जल महाभूत का गुण है, ऐसा हमें समझ आता है। ठीक है, उसके बाद में उदान को हम लोग आप्य वायु, मतलब जो जल युक्त वायु है, क्योंकि शीतल वायु शीतता इसमें ज्यादा है और शीतता के ज्यादा कार्य दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हम उदान को आप्य वायु, मतलब जो जल महाभूत प्रधान वायु है उसको हम कह सकते हैं। आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ वो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, ये असली में सारे विचार जो हैं वो आचार्य मामा गोखले जी के हैं, मैं उसको सिंप्लीफाई करके बताने का कोशिश कर रहा हूँ, और जो मैं बता रहा हूँ इसको मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, फिर आप लोग इसको और अच्छे से समझिए, क्योंकि यह कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में उदान के साथ में दूसरे ही वायु के प्रकार को हम लोग विवेचन कर सकते हैं, जैसे कि समान वायु जो है वो अग्नि के पास रहता है, वहां पे शैत्यता जो है वह सबसे कम है। वायु के 6 गुण कौन से हैं? तो तत्, रुक्ष, लघु, शीतल, खर, सूक्ष्म, चलो, नीला। अब अग्नि के पास जो वायु रहेगा उसमें शीतलता कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो इसमें अग्नि का साहचर्य है और इसके वजह से रुक्ष गुण प्रधान यह वायु है, समान वायु, क्योंकि वायु के गुण है रुक्ष, वो रुक्ष भी है, तो समान वायु जो है वो शीतता नहीं है, रुक्ष गुण उससे कोरिलेट होता है। पचन करना, विवेचन करना, शोषण करना, जो अन्नम ग्रहणाति पचति विवेचयति मुंचति च, तो ये समान वायु जो कार्य करती है, तो यहाँ पर रुक्ष गुण का साहचर्य हमें ज्यादातर दिखाई देता है। रुक्ष ये अग्नि का गुण होने की वजह से आग्नेय वायु हम समान वायु को कह सकते हैं। उसी तरह से व्यान वायु देखेंगे तो व्यान वायु का पूरा शरीर में हलचल करने का, नियंत्रण करने का कार्य रहता है। तो यहाँ पर व्यान वायु अगर देखेंगे तो तत्रुक्षा, लघु, शीता, खरस, सूक्ष्म, चलो, नीला, यहाँ पे चल गुण, व्यान वायु पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, चल गुण ज्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें बात प्रकार में वायु का ये चल गुण तत्व जो है, चल गुण ये ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो इसीलिए ये वायव्य वायु, मतलब वायु गुण युक्त वायु, इसमें क्योंकि चल गुण है, वायु कैसे है? चलने वाला है, सब जगह घूमने वाला है, तो ये वायव्य वायु है। अपान वायु अगर हम लोग देखें तो यह अपान वायु खर गुण प्रधान है, और खर गुण प्रधान है अपान वायु। इसी तरह से गंध बहुल पार्थिव वायु है, तो इस तरह से हमें विचार करना चाहिए। और अगर हम लोग प्राण वायु देखेंगे, प्राण वायु, तो प्राण वायु सूक्ष्म इंद्रियों पे काम करता है, अपनी ज्ञानेंद्रिय है, सूक्ष्म इंद्रिय है, सूक्ष्मतम इंद्रिय है, तो यह इसलिए सूक्ष्म गुण प्रधान, तत्रुक्षा, लघु, शीता, खर, सूक्ष्म, चलो, नीला, सूक्ष्म गुण प्रधान वायु कौन सी है? तो प्राण वायु है। तो यहाँ पे सूक्ष्म गुण किसका होता है? तो आकाश का रहता है, इसलिए ये नाभस वायु, मतलब आकाश तत्व प्रधान वायु है, इसलिए इसको प्राण वायु को हम लोग नाभस वायु बोलते हैं। तो अब इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे जो तत्व है मैंने जो बताया, तो इसमें प्राण वायु है वो सूक्ष्म गुण प्रधान है, तो ये नाभस वायु है, आकाश तत्व प्रधान है। उदान वायु है वो शीत गुण प्रधान है, आप्य वायु है, मतलब जल वाला वायु है। समान वायु है, रुक्ष गुण प्रधान है, तो आग्नेय वायु है। व्यान वायु है वह चल गुण प्रधान है, तो वायव्य वायु है। और अपान वायु है वह खर गुण प्रधान है, तो पार्थिव वायु है। तो इस तरह से देखिए तो नाभस वायु, आप्य वायु, आग्नेय वायु, वायव्य वायु और पार्थिव वायु, इसका हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कर दिया। मैं आप लोगों को ये पीडीएफ दूंगा तो देख के समझिए, तो आप लोगों को मैं जो बता रहा हूँ वो और चीज और समझ के कुछ, अब फिर हम इसी को हम लोग चिकित्सा में किस तरह से प्रयोग करेंगे वह भी मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। इसी तरह से ये वर्गीकरण कर दिया कि हर वायु में जो 5 टाइप बताए हैं उसमें एक एक महाभूत का ज्यादा उसमें तत्व रहता है, इसीलिए वह 5 टाइप बताया। पंच महाभूतात्मक शरीर है, पंच महाभूत का ब्रह्मांड है, और ये 5 टाइप इसीलिए इन्होंने क्लासिफाई किया है। उसी तरह से अगर हम लोग पित्त दोष का देखेंगे, नहीं मुझे एक और चीज बताना है कि यह विवेचन जब करते हैं तो रोगों के लक्षणों के हिसाब से भी व्याधि कौन से दोष प्रकार की विकृति है वह हम लोग को समझ आ जाता है। जैसे कि स्तंभ जैसे सिम्टम है, जहां पर स्टिफनेस बहुत ज्यादा है, ऐसा व्याधि है, तो शीत गुण बहुत ज्यादा बढ़ गया है, शीत गुण से वायु प्रकुपित हो गया है, तो ये उदान का व्याधि है। उदानम योजित ऊर्ध्वम, फिर हम उदान की चिकित्सा करेंगे जहां पर स्तंभ है, जैसे कि मन्या स्तंभ हो गया, तो वहां पे नस से क्रिया अगर करेंगे, जहां पे हम उदान वायु पे नासा नाभि गलान शरीर जब बोलते हैं तो नस से क्रिया यह पे, क्योंकि शीत गुण को हटाना है तो वहां पे नस से क्रिया ज्यादा उपयोगी पड़ेगा। उसी तरह से वात का प्रकार जब बताते हैं
तो पित्त और कफ के भी प्रकार को हम लोग देखेंगे। तो ये मामा गोखले जी ने इसको और अच्छे से इलेबरेट किया है। आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं और अच्छे से बताऊंगा। अभी आप लोग बस ये समझ लीजिए कि पाचक पित्त जो है वह अम्ल गुण का है, विस्त्रगंधी है और गंध बाहुल्य है, तो इसलिए इसको पार्थिव पित्त बोलते हैं। पृथ्वी महाभूत प्रधान पित्त जो होता है वो पार्थिव पित्त कौन सा है, तो पाचक पित्त है। रंजक पित्त देखेंगे तो रंजक पित्त सर्वगुणात्मक रहता है, तो यह वायव्य पित्त है, मतलब वायु महाभूत प्रधान पित्त है। मैं जो भी बता रहा हूँ ये आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत है, इसको और अच्छे से समझना है तो एक लेक्चर में नहीं होगा, इसको और अच्छे से डिस्कस करके और अच्छे से समझ आएगा। साधक पित्त है, यह साधक पित्त क्या करता है, तो श्लक्ष्ण बुद्धि, मेधा और वैवाही, इस पर ये बहुत अच्छा काम करता है। मतलब यहाँ पे सूक्ष्म सूक्ष्म गुण है, तो यहाँ पे नाभस सूक्ष्म गुण किसका है, तो आकाश महाभूत का है, तो इसलिए नाभस पित्त, आकाशीय पित्त, हम इसको साधक पित्त को बोलते हैं। और साधक पित्त मस्तिष्क में भी रहता है, हृदय में भी रहता है, और मस्तिष्क और हृदय में आकाश तत्व है, इसलिए नाभस पित्त बोला है। आलोचक पित्त है वो दृष्टि से संबंधित है। आलोचक पित्त मतलब आंखों से हम लोग जो देखते हैं उसके लिए देखा जाता है। तो यहाँ पर तेजस पित्त मतलब अग्नि तत्व प्रधान पित्त है, वो आलोचक पित्त है। भ्राजक पित्त देखेंगे तो भ्राजक पित्त त्वचा में स्नेह उत्पन्न करने वाला है, तो यहाँ पर आप्य मतलब जल महाभूत प्रधान पित्त जो है वह भ्राजक पित्त है। अगर भ्राजक पित्त की विकृति होती है, पसीना नहीं आ रहा है, स्नेहांश कम हो गया, तो रुक्षता आती है, जैसे कि हम लोग सोरियासिस जैसी बीमारियां देखते हैं, बड़े बड़े स्किन के कुष्ठ रोग वगैरह देखते हैं, वहां पे स्नेहांश कम हो जाता है, रुक्षता बढ़ जाती है, तो वहां पे हम भ्राजक पित्त को ठीक करने का चिकित्सा करते हैं। वहां पे हम आप्य पित्त को बढ़ाते हैं, जो जो जल महाभूत प्रधान पित्त है, आप्य पित्त है, उसको बढ़ाते हैं। इसी तरह से कफ का अगर हम लोग देखेंगे तो क्लेदक कफ जो है वो मधुर है, स्निग्ध है और सन्न गुण युक्त है, क्लेदन करने वाला है, तो इसको हम जल महाभूत वाला कफ बोलेंगे। अवलंबक कफ है वो धारण करता है, अवलंबक कफ, तो वह पार्थिव पित्त है क्योंकि वो धारण करने का सामर्थ्य रखता है। तर्पक कफ जो है, जो मस्तिष्क में, वो इंद्रिय संबंधित है, वो वायव्य है, वो तर्पण करता है, इंद्रियों का सारा कार्य करता है, तो वहां तर्पण भी करता है, तो ये वायव्य कफ है। श्लेषक कफ जो है वो श्लक्षण का कार्य करता है, उसको नाभस कफ बोला है। इसको ये क्यों बोला है, इसको मैं अगले लेक्चर्स में आपको और अच्छे से बताऊंगा। बोधक कफ अगर हम लोग देखेंगे तो यह श्वेत रंग का है, ऐसे बोला है। और बोधक कफ जो है, टेस्ट को समझना, कोई तीखा खा रहे हैं या फिर मीठा खा रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं अग्नि की प्रक्रिया होती है बोधक कफ में, जो जीभ में रहता है, तो इसको तेजस कफ, जो तेज महाभूत अग्नि तत्व प्रधान कफ है। मतलब हम 5 महाभूत के हिसाब से दोषों को अगर हम 5 टाइप को क्लासिफाई करेंगे, क्लेदक कफ जलीय कफ है, जल महाभूत प्रधान कफ है। अवलंबक कफ है वो पृथ्वी महाभूत प्रधान कफ है। तर्पक कफ है वो वायु महाभूत प्रधान कफ है। श्लेषक कफ है वो आकाशीय तत्व प्रधान कफ है। और बोधक कफ है वो अग्नि तत्व प्रधान कफ है। तो जैसे जैसे जो दोष हैं उसके 5 प्रकार हो जाते हैं, और पंच महाभूत के तरतम भाव से, मतलब किसी में अग्नि तत्व ज्यादा है, किसी में पृथ्वी तत्व ज्यादा है, तरतम भाव से एक एक दोषों को हम अगर देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ आएगा, और फिर हम दोषों में पोष्य और पोषक भाव का विचार करेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। आगे आने वाले लेक्चर्स में, कल जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो मैं इसको और अच्छे से बताऊंगा। अभी इतना बस काफी है, नहीं तो ज्यादा पढ़ाया तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। ये क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म विचार करके जो मामा गोखले जी ने ये सारा चीज लिखा है। अभी आप लोग थोड़ा बताइए, आप लोग को मैंने जो बताने का कोशिश किया आप लोग को समझ आया? कंचन मैम, मैंने जो बताने का कोशिश किया आपको समझ आया क्या? प्रणाम सर। जी सर, कोशिश तो मैंने की, थोड़ा बहुत मतलब जैसे कि आपने अभी जैसे बताया कि बोधक कफ है पर वो आग्नेय प्रधान है, तो इसे समझने में थोड़ा सा मुश्किल लगा मुझे, पर हम जो बोधक पढ़ते कफ आए हैं। तेजस प्रधान इसलिए क्योंकि जब हम कुछ चीज खाते हैं, कोई भी, जैसे आपने टमाटर खाया, आपने सेब खाया, आपने केला खाया, तो कहीं ना कहीं वो रस बोधनात् बोधकम जब बोलते हैं, तो रस को बोधन करने के लिए वहां पे कुछ अग्नि क्रिया होगी, तभी हमें टेस्ट समझ आएगा, तभी वो दिमाग तक जाएगा। अग्नि की क्रिया होती है, इसीलिए इसको तेजस कफ बोला है। जी सर। और सर वो जो दोष बताए हैं, तो हम कभी दोषों की अग्नि ऐसे नहीं, मतलब पढ़ने में आया था मेरे, पर आपने यहाँ पे जैसे बताया कि हर दोष का मतलब जो 5 टाइप्स है, तो उसके हर एक के अग्नि होते हैं,
तो मतलब अग्नि अगर यहाँ पे है तो अग्नि नहीं होता है, उसमें महाभूत के हिसाब से इन्होंने क्लासिफाई किया है। दोष का तो अग्नि हम अग्नि नहीं पढ़ा है हमने, ऐसे महाभूत के हिसाब से बताया मैंने, अग्नि नहीं बताया। अच्छा अग्नि नहीं, इसमें महाभूत के हिसाब से इन्होंने क्लासिफिकेशन हाँ, किया। मतलब अगर दोष है तो फिर हम उसे मतलब अग्नि अगर होता था तो वो दोष कहलाते ही नहीं थे ना। हाँ, नहीं कहलाते थे। जी सर, बहुत अच्छा अभी बताया क्लेदक सर। कफ है तो वो हमें समझ आ रहा है ना कि क्लेदक कफ है, मतलब वो आपका कफ है, जल महाभूत वाला कफ है, उसमें जल तत्व ज्यादा दिख रहा है क्लेदक कफ में। जी सर। अवलंबक कफ है वो पार्थिव कफ है, पृथ्वी महाभूत प्रधान कफ है, क्योंकि वह धारण कर रहा है शरीर को। अवलंबक कफ ऐसा है। जी सर, श्लेषक थैंक कफ है वो, श्लेषक कफ है वो ज्वाइंट्स में है, ज्वाइंट्स में है तो वहां पे कौन सा कफ जा सकता है, तो वो आकाशीय कफ ही जा सकता है, जहां पे आकाश तत्व प्रधान है, पोकड़ी है, मतलब अवकाश है, वही एंटर कर सकता है। दूसरा क्लेदक कफ नहीं जा सकता वहां पे, बोधक कफ नहीं जा सकता, क्योंकि आकाशीय तत्व वाला कफ ही वहां एंट्री कर सकता है। ऐसा है। मैं ना इसका पीडीएफ भेजता हूँ, आप लोग सोचिए समझिए, फिर आप लोग और इसको समझिए, और आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं और इसको बताऊंगा बेसिक प्रिंसिपल। सर मुझे कुछ पूछना था। मैं हाँ। मंदाकिनी बोल रही हूँ। सर ये जो आपने हमें पढ़ाया है सर, ये पंचतन मात्राओं से मतलब कुछ रिलेटेड है ना? हाँ, जो पंचतन मात्रा हमने पढ़ी है, क्योंकि पंच महाभूतों से ही के कॉम्बिनेशन से ही वात पित्त कफ बने हैं। ये इसी से सर ऐसा है ना? हाँ, जैसे वायु में ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखे तो वायु और आकाश तत्व है वायु में, हाँ हाँ पित्त सर, हाँ में सर, अग्नि तत्व है, और कफ में पृथ्वी और आप है। हाँ सर, हाँ सर, ये हमने पढ़ा है ना अष्टांग संग्रह में, और इवन ये सांख्य हमने योग में पदार्थ भी, योग में पढ़ा है, पदार्थ पदार्थ में। विज्ञान में सब पढ़ा है हमने, नहीं लेकिन जो सर, अष्टांग प्राण संग्रह में वायु, भी है सर इसका। अष्टांग संग्रह में भी रेफरेंस है इसका। जब हम लोग अष्टांग संग्रह पढ़ते तो नीचे छोटे छोटे नोट्स दिए होते हैं ना, उनमें लिखा लिखा था, तो मैंने पढ़ा था अभी। हाँ, लेकिन मैंने जो प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, जी इसमें पंच महाभूत के हिसाब से क्लासिफाई किया है, वो मैंने हाँ बताया। जी जी सर, वही मतलब वही मैं पूछ रही थी कि कोरिलेशन ऐसे ही हुआ है ना सर। जी, थैंक यू और सर। वो भी चरक सुश्रुत वाग्भट में नहीं हुआ, ये आचार्य गोखले जी ने इसको और इलेबोरेट किया है। इसलिए हाँ महाराष्ट्र में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे परंपरागत जो चिंतन होता है और चिकित्सा होती है, तो महाराष्ट्र का ये देन है, खास बात है। यहाँ के जो ये सारे मराठी में है। आप लोगों को मैं देता हूँ, आप लोगों को इजीली समझ आए, नहीं समझ आए तो मैं बता दूंगा। थैंक यू सर। Thank you. आप लोग को कुछ और बोलना है? अनुरिता मैम, सर आपको समझ में इसका आया मैंने जो हम बताया? अर्चना मैम बोलिए आप। हाँ सर, इसका हम चिकित्सा में कैसे उपयोग करें सर, इस पे ऊपर भी लेक्चर दीजिए हाँ, सर, थर्ड इसका मैं लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। हाँ, क्योंकि अभी तो समझ में आ गया है सर, इसके हम नोट्स भी बनाएंगे अभी, तो अच्छे से हो जाएगा एक बार पढ़ेंगे तो। लेकिन चिकित्सा में कैसे उपयोग करना है ना सर, ये थर्ड लेक्चर चाहिए सर, तब मैं प्लीज। बताऊंगा। ओके सर। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ, कमल मैम बोलिए। सर अभी आपने बोला ना कि पाचक पित्त में आम्ल विस्त्र गुण रहता है तो पृथ्वी महाभूत रहता है। जब हमारे पास पित्त प्रकृति का पेशेंट रहता है और उसका वात का भी प्रकोप होगा, तो हम उधर जो पाचक पित्त का विचार अग्र कौन सा माने प्रामुख्य ऐसे खिचड़ी मत बनाइए। मैंने नहीं सर, क्लासिफिकेशन क्या मैं क्या बोलती हूँ सर कि पाचक पेशेंट का का एग्जांपल प्रकृति सुनिए। भी होगा, प्रकृति पेशेंट का होगा पित्त प्रकृति का, और उसका वो सब अलग रखिए, अभी कुछ टाइम अलग रखिए। पहले मेरा बात सुनिए। जब हम वमन कराते हैं, वमन कराने के बाद जो पित्तांतिकी होता है, तो जो पित्त निकलता है वो गंध बहुल होता है। आपको लगता है कि जो कुछ अलग तरह का स्मेल आ रहा है? अलग तरह का स्मेल आता पाचक पित्त है वो पार्थिव है, क्योंकि गंध बहुलम पृथ्वी। है। ओके, वहां प्रकृति का बात मत लाइए, प्रकृति का बात लेंगे तो कंफ्यूजन होगा बहुत ज्यादा। वही मुझे कंफ्यूजन वही हो रहा था कि इधर हम दोषों के गुण का विचार करें या उसके महाभूत के साथ उसका समन्वय गुण का करके। भी देखें और महाभूत का भी देखें, इस तरह से विचार करें। लेकिन प्रकृति अलग चीज है, खान पान अलग है, हेतु अलग है, वो चीज अलग चीज है। सर यानी गुण और महाभूत इन दोनों का विचार करके हम दोषों का विचार करें। नहीं तो आप जो चाह रही हैं अप्लाइड एस्पेक्ट, वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा ना, कि ये किस तरह से क्या खान पान हुआ, क्या प्रकृति हुआ, पुष्य पुष्य भाव क्या हुआ, उससे क्या विकृति हुई, तो किस तरह से विचार करें, वो मैं आगे के लेक्चर में बताऊंगा। ओके सर, ठीक है।
ये थोड़ा ठीक है। डिफिकल्ट है ये समझना ये सारे कॉन्सेप्ट। अभी आप पहले इतना कर लीजिए, मैं एक पीडीएफ देता हूँ, फिर बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। सर फिर ये वाला जो कोरिलेशन है ना सर, ये दोष हाँ। धातु और पंच महा धातु नहीं साथ है। भी तो होगा ना सर ये? हाँ सब है अच्छा। उसका, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। अभी केवल ये 5 टाइप ले लिया, उसके बाद में गुण ले लिया और महाभूत ले लिया, उससे कोरिलेट किया गया। जी सर, थैंक यू। ठीक है अनुरिता मैम, आपको समझ आया? मैंने बताने का कोशिश किया। तो अनुरिता मैम है, शायद मैम बिजी हैं। ठीक है, तो मैं अभी का ये लेक्चर समाप्त करता हूँ। इसका पीडीएफ में देता हूँ, ये मराठी में। जिन लोगों को नहीं समझ आया कोशिश करिए पढ़ने का, जिनको नहीं समझ आया मुझे पूछेगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम और बेसिक प्रिंसिपल देखेंगे, फिर इसका कैसे अप्लाइड यूज करना है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। हम 8:15 बजे फिर मिलेंगे। थैंक यू सर वो ऑयल कर दीजिएगा सर, वो पार्सल वो कर दिया। ओके 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 थैंक्स। थैंक यू सर, थैंक यू।